एसी चल रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो चार चेहरे ही जाने पहचाने, बाकी सब नए हैं। ठीक है। सो आप लोग परिचित नहीं हैं तो स्थिति थोड़ी गंभीर होगी, है ना। खाना वाना खा के तो नहीं आए हो तुम लोग? खा के आए हो? अभी जस्ट खा के आए हो? हाँ, चावल तो नहीं खाया? देखो भात खा के सो रहे हैं सब। है ना। चलिए, तो इसमें शुरू करने से पहले बाकी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत, अब आप लोग आए हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ठीक है, चलिए, लेकिन इतने सारे लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएशन या आप ग्रेजुएशन वगैरह में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? 1 2 3 4 5। तो चलो, आप लोग के लिए तो काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, इसमें से जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इसमें से हिस्ट्री किसका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? अच्छा, आपका? ये तो सही बात है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सोचा नहीं था मैंने। हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब खुल के, यहाँ देखो ये वैसा क्लास नहीं है ना बाकी टीचरों जैसा। खुल के बोलो, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल है। एकदम राजा रानी, है ना, एकदम खून की नदियां बह रही हैं, है ना। कहानियां पढ़ना, है ना, कैसे कैसे क्या हुआ, एक राजा कितनी रानी थी, कौन सी वाले से ज्यादा प्यार करता था, है कि नहीं? आपको क्या अच्छा लगता है? मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों? तो ये सब भी अच्छा लगता है किसी को? अच्छा, ठीक है। तो इससे आपने क्या सीखा? वही मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आपने क्या सीखा फ्रीडम स्ट्रगल से या आइडियोलॉजी से? अब ये फंस गई। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर ही नहीं होते आजकल, है कि नहीं? अगर यही होता है कि किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, और कोई? मतलब मैं बस आपकी समझ ले रहा हूँ ना, ठीक है, मैं तो बोलना धीरे धीरे शुरू करूँगा। ठीक है। अरे क्या नाम उसका भाई, वो पीपीटी है ना, तो मेरा तो काम थोड़ी देर में शुरू होगा, तो मैं थोड़ा सा माहौल में ढल जाऊँ। ठीक है, और बताइए, इसके अलावा और क्या अच्छा लगता है? इससे पहले आपने हिस्ट्री वगैरह मतलब या यूपीएससी या यूपी पीसीएस या कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा है? नहीं, नेवर। ठीक है। आपने एक कहानी सुनी मतलब, और उस कहानी को बार 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 दोहराया गया, और दोहराते दोहराते फिर आप उसको सच मानने लगते हैं। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी से झूठ बोलना है, ठीक है, किसी को यकीन दिलाना है,
तो आप एक ही चीज़ बार बार बोलते रहिए, दुनिया जो है वो यकीन कर लेगी, ठीक है। अ लाई विच इज टोल्ड 100 टाइम इज द अल्टीमेट ट्रुथ, है कि नहीं। एक झूठ जो 100 बार बोला जाए वो क्या हो जाता है, सच बन जाता है, ठीक। अब तो समझ रहे हो कहाँ की बात हो रही, मतलब हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। अब पहला वाले रहने दो, वो जो अच्छा लग रहा है, हाँ वाई हिस्ट्री ऑप्शन, महाराणा प्रताप के साथ एकदम। तो सबसे पहले चीज़ ये कि देखो, आपने कुछ कहावतें, कुछ चीज़ें पहले भी सुनी होंगी, ठीक। ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है। अगर इसका बाइफर्केशन किया जाए तो कई सारे बाइफर्केशन होते हैं, ठीक। जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हिस स्टोरी, ठीक, इज हिस्ट्री, ठीक है, या फिर ही प्लस स्टोरी हैज़ बिकम हिस्ट्री, ठीक। सो ऑल द वुमेन हु आर सिटिंग हेयर, कभी कभी उन लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो उनको, या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे ये होगा कि महिलाओं ने कुछ किया ही नहीं है क्या, ठीक। वुमेन आर आउट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक, इंटेंशनली, या फिर यूं कह सकते हैं दैट मेन हैव प्लेड अ मेजर रोल, या फिर यूं कहें कि हमारी सोसाइटी जो थी वो क्या है, पैट्रियार्कल थी, इसकी वजह से हिस्ट्री जो है वो इस तरह, ये इंग्लिश कहती है। अगर हिंदी में हिस्ट्री को बोला जाए तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इतिहास, ठीक है। और इति और हास, ठीक, इन दोनों का मतलब ये होता है एज इट इज, एज इट वॉज, जिस तरीके से वो था उस तरीके से आपको क्या कर दिया है, नरेट कर दिया है, ठीक है। और वही जो कहानी जो पहले हुई है उसी को सुनाया गया आपसे, वही क्या है, आपका इतिहास, ठीक है। जो आप आज बैठे हैं, आज जो भी आप कर रहे हैं, कल को वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोरी, इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ सुनी होंगी आपने कि हिस्ट्री इज नथिंग बट अ फेबल, फेबल टोल्ड मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, ठीक है। मतलब फेबल का मतलब क्या होता है, कहानियाँ, फिक्शनल स्टोरीज विच आर टोल्ड मैनी अ टाइम्स, वही क्या बन गया, हिस्ट्री, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। आप भी यही मानते हैं। बट इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस अगर हम कोट करें तो एक सिंगल शब्दों में या सिंगल सेंटेंस में ये हो सकता है कि एनी पर्सन और एनी कंट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन हु कंट्रोल्स योर पास्ट कंट्रोल्स योर प्रेजेंट। जो आपके पास्ट को कंट्रोल कर सकता है वही आपके प्रेजेंट पे क्या करता है, रूल करता है। एंड वन हु कंट्रोल्स प्रेजेंट कैन कंट्रोल द फ्यूचर। सही है नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं लिख देता हूं दैट वन हु कंट्रोल्स द पास्ट कैन कंट्रोल द प्रेजेंट and who controls the present, the present controls the future। अगर इस लाइन का पूरा जिस्ट निकाला जाए, इसका मतलब यह है कि वन हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, है कि नहीं, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक। कहीं ना, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बात किसकी हो रही है, हिस्ट्री की, हिस्ट्री की हो रही है ना बात, तो उसी की तो बात हो रही है। एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट यू स्टडी, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था ना, द न्यू काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आजकल, ठीक। सबसे पहले तो इवन इन तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज़, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, उसमें क्या पढ़ाया जाता था, देयर वाज वन सब्जेक्ट जो सबका
फादर है या मदर है, इट इज़ फिलॉसफी। ठीक, फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक, क्यों? क्योंकि इवन मैथमेटिक्स में भी आप एमफिल करते हैं, अब तो बंद हो गया, ठीक, बट करते थे लोग, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स। ठीक, मतलब मैथमेटिक्स में भी फिलॉसफी हो रही है, बिकॉज फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट विच इज देयर विथ ह्यूमंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल इज द हिस्ट्री। ठीक, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, एंथ्रो हो, सोशियो हो, दीज आर द न्यू डोमेन्स जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को क्या करके आए हैं। अगर कई बार सोशियो में एक कोट होता है जिसे कहते हैं हम, हिस्ट्री इज द रूट एंड सोशियो इज द फ्रूट। ठीक, तो जड़ जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं वो क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का बैकग्राउंड है कि हम अगर बोलें तो फिलॉसफी, और फिलॉसफी के बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द मदर और द सब्जेक्ट फ्रॉम विच अदर सब्जेक्ट्स हैव बीन ओरिजिनेटेड, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका सोशियो हो, ठीक, एंथ्रो हो। बिकॉज अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप कभी पढ़ ही नहीं सकते, या ये सारे सब्जेक्ट्स ओरिजिनेट ही नहीं होते। ठीक, इवन द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट कौन है? आई थिंक जिससे ज़्यादा हम लोग रूबरू होते हैं वो है मार्क्स, है ना। मार्क्स को ही हम लोग बार बार सुनते हैं, एंड मार्क्स जो है वो आज के ज़माने में ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज कम्पेयर टू अदर सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक, मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स का जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म, जहाँ पे उसने फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को क्या किया, पढ़ा। ठीक, उसने फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी पढ़ी। कैसे उसने पढ़ा कि पहले क्या है, एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी हुआ करती थी, सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुई, और फ्यूडलिस्टिक से कहाँ पहुँच गए हम लोग, कैपिटलिज्म में। और कैपिटलिज्म के बाद कहाँ पहुँचेंगे, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, जो कि मार्क्स चाहता था। और वो कब पॉसिबल होगा, रेवोल्यूशन के बाद। तो मार्क्स भी कहाँ इन सब चीज़ों पे पहुँच पाया, किसको पढ़ने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो ऊपर यही तो लिखा है, वन हु कंट्रोल्स द पास्ट एंड वन हु नोज द पास्ट नोज द प्रेजेंट। अगर आपको किसी इंसान का प्रेजेंट जानना है कि वो इंसान कैसा होगा, उसके पास्ट में जाके देखिए, उसका अपब्रिंगिंग देखिए, उसकी फैमिली देखिए, उसके दोस्तों का पता करिए। यू विल नो द पर्सनालिटी एंड यू विल नो द पर्सन, कि वो पर्सन कैसा है, उसकी चॉइस क्या है, किस तरीके से चीज़ें। ठीक, तो अगर पास्ट आप जान रहे हैं तो प्रेजेंट आप कंट्रोल करेंगे, और अगर प्रेजेंट में हैं आप, प्रेजेंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक, जिसने जैसा लिख दिया हमने वैसा पढ़ लिया, हमने वैसा समझ लिया। ठीक, और आज उसी चीज़ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग। फिर थोड़ी देर बाद जानेंगे कि क्यों हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, किस तरीके से नैरेटिव्स जो हैं वो शेप किए जाते हैं। ठीक, सो ये कोट हमेशा याद रखिएगा। ठीक, आज की क्लास ये नहीं है कि आप सब लोग हिस्ट्री ले लीजिए, आज की क्लास इसलिए है कि आप लोग को हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप सुन के कहीं से आ गए हैं कि नहीं हिस्ट्री सुनने में अच्छा लगता है। ठीक, कि आपने सोचा, क्योंकि इन इंडिया आपको पता है सबसे बड़ा हिस्टोरियन कौन है भारत का, इंडिया में अभी आपको सबसे बड़ा हिस्टोरियन कौन है, नहीं मालूम? एवरी कॉमन मैन इज अ हिस्टोरियन, सबसे बड़ा हिस्टोरियन। हम बताते हैं इतिहास क्या है, हाँ हमसे पूछो, देखो हम, ठीक, जो रील्स बनाते हैं, बिगेस्ट हिस्टोरियन है। ठीक, एवरीबडी नोज। क्या आप जानते हैं ऐसा हुआ था 700 साल पहले? ठीक है, सो दे आर द हिस्टोरियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस यूपीएससी जर्नी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यह होता है कि हमको हिस्ट्री सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आओ ऑप्शनल ले लें या हिस्ट्री पढ़ लें। ठीक, तो सारी चीज़ों पे बात करूँगा मैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको, आप इतने लोग बैठे हैं सब लोग आओ हिस्ट्री ऑप्शन ले लो। ठीक, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्लैरिटी हो। ठीक, कि आप इस सब्जेक्ट को चुनेंगे तो आपके एग्जाम में कितना फ़र्क पड़ेगा, या आप कुछ आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक, उद्देश्य ये है, और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो ना, मतलब कि रील्स वाले लोग हैं, जो लोग ऑनलाइन देख लें वो लोग भी, कि अगर आप रील्स वाले हिस्टोरियन हैं तो प्लीज़, हिस्ट्री वो नहीं है। ठीक, वो सिर्फ फिक्शनल है।
जहाँ से लोगों को मज़ा आता है, फिर लोगों को मसाला सुनने में मज़ा आता है, ठीक। लोगों को ऐसी चीज़ें सुनने में आती है जहाँ पे क्या हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, ठीक, जहाँ पे विवाद होना पॉसिबल हो, ठीक। तो रील्स वाले लोग हैं तो ये मत करिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया मैंने आपको ताकि थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं। अब हम असली मुद्दे की तरफ आते हैं, ठीक है। असली मुद्दा ये है कि ऑप्शनल, ठीक है। वैसे आपने ये चीज़ें अगर, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा है जहाँ पे कई सारे सेमिनार्स, कई सारे ओरिएंटेशन होते रहते हैं। सबसे पहले चीज़ है ऑप्शनल, ठीक है, कि ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस क्या है, कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक। देखो आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जीएस के 4 पेपर होते हैं, यू ऑल नो, मेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। सो इफ़ यू आर नॉट क्लियर, लेट मी मेक यू क्लियर दैट आपका सिलेक्शन मेन से होता है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक। प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं की जाती है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक। फ्रॉम द फर्स्ट डे यू प्रिपेयर फॉर मेंस बिकॉज अल्टीमेट फाइट इज द मेंस ओनली, ठीक है। सो इन मेंस वी हैव GS 1, 2, 3 and 4 पेपर, 4 पेपर्स आर देयर, ऑल हैव 250, मीन्स सारे GS पेपर कितने के हो गए, 1000 मार्क्स के हो गए, ठीक। 4 पेपर 1000 मार्क्स। ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, 1 and 2, ठीक। एंड दे वे 500 मार्क्स, ठीक, 500 मार्क्स का होता है, ठीक। उसके बाद एक पेपर होता है जिसका नाम है ऐसे, वेयर यू हैव टू राइट लेंदी ऐसे, और इसका जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 250। टोटल कितना हो गया, 1750, 1750 मार्क्स का मेंस होता है आपका, ठीक। अब 1750 में कितना लाएं कि आपको IAS मिल जाए, 1750 में से कितना हो, और वो छोड़िए, चलो शुरुआत कर लेते हैं। GS 1 या GS 2 किसी भी GS पेपर में मैक्सिमम कितना मार्क्स लेके आ सकते हो आप, 100, सिर्फ 100 ही लेके आओगे 250 में से, 103, 110, 120, 150, कई बार हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं वो 160, 190 भी चले जाते हैं, कई बहुत ही रेयर होता है ये, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि इन एवरी GS पेपर आप क्या कर रहे हैं, 100 स्कोर कर रहे हैं। अगर 100 स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही एवरेज मार्क्स यही होता है, एवरेज मार्किंग जो होती है GS के 4 पेपर्स में वो 90 से लेके 120 के बीच में वेरी करता है, 90 to 120 के बीच में एवरेज मार्किंग यही होती है, और इसके बीच का भी निकाल लिया है तो 105, 106 यही मार्क्स आते हैं, इससे ज़्यादा मिलते नहीं लोगों के, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने स्कोर किया इन ऑल द GS पेपर, यू गॉट 400 मार्क्स, 4 पेपर में 400 मार्क्स आए आपके, ठीक। इसके बाद, ठीक, ऐसे में भी आप कितना स्कोर करेंगे, इतना ही, ठीक। जब उसमें 100 कर रहे हैं तो इसमें 100 से ज़्यादा की उम्मीद तो लगाना मुश्किल ही है, क्योंकि अगर GS में ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ऐसे में भी डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। बचा ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल इज़ द गेम चेंजर, क्योंकि दोनों पेपर जो होते हैं ना, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है, क्यों, क्योंकि इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, सपोज मान लीजिए 20 लाख लोगों ने पेपर दिया है, वैसे इतने देते नहीं हैं, मान लिए, चलो इससे और कम 2 लाख लोगों ने दिया है, ठीक, 2 लाख लोगों ने मेंस लिखा है। अब 2 लाख लोगों में से, ठीक, सारे के सारे 2 लाख लोग GS में एक जैसा ही आंसर लिखते हैं, बिकॉज दे ईदर दे आर स्टडिंग फ्रॉम द सेम बुक और द सेम टीचर और द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, सब एक ही जैसा आंसर लिखते हैं। एसेज में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, डिफरेंस लाइज इन द ऑप्शनल पेपर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपकी खुद की मेहनत इन्वॉल्व है, ठीक। आपने पर्टिकुलर टीचर से ऑप्शन पढ़ा है और उस टीचर के साथ आपने 5 से 6 महीने बिताए हैं और आपने उस पर रगड़ के मेहनत करी है, ठीक। और जब आपने अच्छी मेहनत करी है तो इसमें ऑप्शन में कितना मिलेगा आपको, ठीक। कई बार आई एम नॉट हेयर टू आपको थोड़ा सा बहुत सॉलिड ड्रीम दिखाने के लिए कि नहीं 300 प्लस आ जाएगा तुम्हारा, 300 प्लस आना पॉसिबल है, ठीक है, कई सारे लोग लेके आ चुके हैं, ठीक। बट एवरेज मार्क जो होता है, एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो 270 से 300 के बीच में वेरी करते हैं, दिस इज द रियलिटी, ठीक। एवरेज मार्क जो होता है ऑप्शनल में
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑप्शनल्स। XYZ कोई भी आप ऑप्शन लेते हैं, एवरेज मार्क्स जो होता है वो यही रहता है। हार्डली एक दो लोग होते हैं, वो चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे वो सोशियो में, चाहे एंथ्रो में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे PSIR में हो, एक दो लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो 300 प्लस स्कोर ज़रूर करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आप लोग को क्या बताते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन ऑप्शनल, मतलब 500 में से 300 प्लस स्कोर किया जा सकता है। ठीक, उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए कि आपने इसमें 500 मार्क्स लेके आए हैं और लगभग आपने इसमें 300 स्कोर कर लिए, तो आपके 800 मार्क्स हो गए, 800, और हमने मिनिमम मार्क्स जोड़े हैं सब में, ठीक है। और 800 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं मेंस में, तो आपकी अच्छी खासी रैंक जो है वो बन जाएगी। ठीक, इवन ये भी पॉसिबल है कि वो तो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर कि पेपर कैसा आया है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया तो यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक, IAS भी बन सकते हैं। ठीक, बट ये क्यों, अब ये जो इफेक्ट पड़ा है वो किससे पड़ा है, ये 300 से या 280 या 270 275 जितने भी आप लेके आ पाएंगे। ठीक, दैट्स वाई दिस ऑप्शनल पेपर, और इसीलिए क्या होता है इतना सारा गरबा किया जाता है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कि ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, चूजिंग योर ऑप्शनल एंड वर्किंग फॉर इट एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल अगर अच्छा गया है तो ये गारंटी जरूर होगी कि आपको सीट जरूर मिलेगी, कोई ना कोई चीज मिल जाएगी, चाहे IAS IPS IRS कुछ भी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बाकी किसी में आप कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा अच्छा आप स्कोर कर ही नहीं सकते। दिस इज योर फील्ड, दिस इज द थिंग वेयर बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे खेलना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वाई ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप तुरंत आओ ले लो। ठीक है, सबसे पहले ये तो बताऊं, पहले हिस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, देयर आर सेवरल मिथ्स फॉर द हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक, पहला चीज क्या है, ठीक, दैट हिस्ट्री ऑप्शनल इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है। ले लोगे तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा, पढ़ते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। ठीक, इससे बढ़िया वो ऑप्शनल चुनो जो 3 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक, कोई मेरे सामने आए और मेरे सामने खड़ा होकर बोल दे कि ये वाला ऑप्शनल 3 महीने में खत्म हो जाता है, उसी दिन से मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं टोपी उतार ठीक, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, किसी भी ऑप्शन को अच्छे से खत्म करने में, ठीक, आपको मिनिमम 4 मंथ 4.5 मंथ्स लगते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ लग जाते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स, उसको खत्म करने में 9 से 10 महीने भी लग जाते हैं। ठीक, वो चीज क्या है कि आप इस चीज को भ्रम में ऐसे तरीके से कर दिया गया है। ठीक, एक टाइम था जहां पे क्या होता था कि मैक्सिमम लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ही ऑप्शन लिया करते थे। Nowadays there are new optionals, I'm not saying that they are bad, but उनकी वजह से हिस्ट्री का जो वास्ट है, और वास्टनेस भी इसलिए होता है ना क्योंकि हिस्ट्री में आप जब सिलेबस जाके देखो, थोड़ी देर बाद मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा इसका, कि इसमें जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस लिखा हुआ है उसमें लिखा है और आपको दिख रहा है, उसके अलावा आगे कुछ पूछना ही नहीं है यूपीएससी ने। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिस्ट्री। ठीक, कि एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड, एवरी टॉपिक हैज बीन गिवन। सपोज मान लीजिए इन पेपर 1 मौर्यन एम्पायर इज देयर। ठीक है, सो इन मौर्यन एम्पायर दे हैव नॉट रिटन जस्ट मौर्यन एम्पायर। ठीक, दे हैव रिटन क्या कि सोर्सेज। अब सोर्सेज में उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं कि 3 सोर्सेज पढ़ने हैं तुमको। ठीक, पहला क्या है आपका इंडिका, रिटन बाय मैगस्थनीज। ठीक, दूसरा है आपका अर्थशास्त्र, ये आपको पढ़ना है सोर्सेज के लिए, और तीसरा है अशोक एडिक्ट्स। ठीक, अशोक के एडिक्ट्स। सोर्सेस के लिए इन 3 बुक्स में या इन 3 चीजों में जो भी चीज लिखी हुई है, दैट इज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस फॉर यू। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
वो जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन भी विद इन बाउंड्री आते हैं, आउटसाइड बाउंड्री नहीं आते हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि वास्टनेस जो सिलेबस की है वो सिर्फ क्या है कि एक माइंड में है, कॉलोनाइज्ड माइंड जो है, ठीक है, और इट इज़ स्प्रेडेड बाय द वेरियस पीपल, ठीक, इतना भी वास्ट नहीं है। हाँ भाई टॉपिक्स हैं, और दूसरी चीज़ अभी थोड़ी देर बाद और आऊँगा मैं इस वास्टनेस पे बात करने के लिए, बट अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक, सिंप्लीफाई करने पे हमको ये पड़ेगा कि पेपर 1 इज, मतलब पेपर 1 छोड़ दो, अब मैं 2 टॉपिक में इसको समराइज कर देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री ये है, एक टॉपिक आपको ये मिलेगा ऑप्शनल हिस्ट्री में, और दूसरा टॉपिक मिलेगा आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। सो देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, पहला है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, ये 2 चीजें यू हैव टू स्टडी, और यही है आपका सिलेबस क्या, किसका, पेपर 2 का। पेपर 2 जो है ऑप्शनल का वो यही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में जो जिसको आप पढ़ते हैं ना, एंशियंट प्लस मेडिवल, ठीक, वही है आपका पेपर 1 का सिलेबस। ये दिस इज पेपर 1 और दिस इज पेपर 2, ठीक। हाँ, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा है। एंशियंट मेडिवल में आपको वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी जो हो सकता है कि आपने कभी मतलब सुनी है लेकिन कभी उनको पढ़ा नहीं है। लाइक यू हैव टू, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेडिवल में जाएंगे तो मेडिवल में देयर वाज अ फेमस राइटर अल-बरूनी, ठीक, अल-बरूनी की किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, मतलब अल-बरूनी किताब में क्या लिखा हुआ है, हाउ ही हैज़ डिफाइंड इंडिया थ्रू हिज सोर्सेस, ठीक, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप आपके जो मेडिवल हिस्ट्री उसमें आप पढ़ते नहीं, उसमें सिर्फ अल-बरूनी का नाम पढ़ते हैं कि ये बंदा आया था, ये आया था, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, आपको उसका अकाउंट देखना पड़ेगा कि व्हाट ही हैज रिटन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, जो कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, ठीक। मेरे पास 2 मास्टर्स ऑलरेडी हैं, ठीक, तीसरी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को अगर कोई आगे ये बताए कि इस ऑप्शन को ले लोगे तो इसमें थिंकर बहुत कम है, हर सब्जेक्ट में थिंकर हैं, हर सब्जेक्ट में स्कॉलर्स हैं। आपको क्या, जब कोई भी ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं तो यू स्टडी that option, that subject from the perspective of some people, some narratives जो उन्होंने लिखा है। जैसे कोई लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, किसी का नैरेटिव पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग ये है और इसके अकॉर्डिंग ये है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स और थ्योरीज मिलती हैं, फिर उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, और सारे ऑप्शनल में यही चीज़ मिलती है आपको, ठीक। सो पहला मिथ जो है वो है वास्टनेस। दूसरा मिथ ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल इज लेस स्कोरिंग, ठीक, कि ये मतलब जो यूपीएससी का सिलेबस होता है, इट इज़ रिटन समवेयर इन यूपीएससी सिलेबस कि इफ़ यू टेक हिस्ट्री यू विल फेल, लेकिन मैंने कई बार पढ़ा उस सिलेबस को, मुझे नहीं दिखा वो। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर तुमने हिस्ट्री ले लिया तब तो तुम्हारा यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा, और वो दे विल मेक श्योर कि भाई साहब ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कई बार देखा सिलेबस, वो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ कि हिस्ट्री ले लोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से 800 या 900 लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शन चुना था, ठीक, 900 में से 900 लोगों के मार्क्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, 250 से कम आ रहे हैं, तो मान सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो क्या है, स्कोरिंग नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये हो रहा है कि 900 if 900 students are appearing in the mains examination and out of 900 there are some 40 students who are scoring 300, there are number of 100 students who are scoring between 270 to 290, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्कोर कर रहे हैं 250 से लेके 270 के बीच में, बाकी लोग जो हैं वो 250 से बिलो हैं।
सो व्हाट दिस क्लैरिफाई, और आप भी अगर रैशनल माइंड के साथ सोचेंगे तो ये क्या क्लैरिफाई करता है, दैट इट डजंट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर एंड द टेम्परामेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि वो किस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहा है और किस तरीके से वो आंसर कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई किसी भी स्टूडेंट को 300 प्लस स्कोर नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं भाई? अगर लोग स्कोर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों 2-3 सालों में हिस्ट्री ऑप्शनल से टॉपर भी निकल के आए हैं, जिनके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, ठीक है? तो अगर टॉपर निकल के आ रहा है हिस्ट्री ऑप्शन पे, और ये बात ध्यान रखिए, बहुत ही वैसी बात है इनसाइडर स्टोरी टाइप की, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर पिछले 1-2 सालों में फर्स्ट टॉप 5 में हिस्ट्री ऑप्शन रहा है, इसका मतलब कि अभी जो है अगले 2-3 सालों तक ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक होता है, मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक स्टैग्नेशन आता है। ठीक, स्टैग्नेशन आएगा, आने वाला है किसी और सब्जेक्ट का, वो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है? स्टैग्नेशन आता है, हर सब्जेक्ट का आता है। जैसे एक टाइम था कि पबेड में बहुत मार्क्स मिलते थे, अब नहीं मिलते, एक टाइम के बाद वो गड़बड़ हो गया। अभी एक दूसरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि नहीं बहुत छोटा है, तुरंत ले लो, तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। स्टैग्नेशन अब धीरे धीरे उसमें भी आ रहा है, ठीक। हिस्ट्री हो गया। अब जब और बात की जाए कि वास्टनेस की, तो क्या PSIR और ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल जो हैं, क्या वो वास्ट नहीं है? वो भी वास्ट है। इवन पेपर्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे आपको ट्राइबल्स पढ़ना है, कल्चर ऑफ ट्राइबल्स, कितने टाइप के ट्राइब्स होते हैं, उनके कल्चर पढ़ना, उनके किस तरीके की मैरिजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। तो वास्टनेस तो वहाँ भी है, ठीक। तो ये कहना कि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल इज वास्ट, ये मिथ है, ठीक। ये कहना कि ये लेस स्कोरिंग है, ये भी क्या है, मिथ है। प्लस तीसरा मिथ ये है कि ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, स्टैटिक है। ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली दिस इज अ एडवांटेज टू द स्टूडेंट, ठीक। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि देयर इज अ डायनामिज्म एवरी ईयर, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी और आपके पेपर में भी वो करंट स्टैटिक के साथ मिला के दिया जाएगा। हिस्ट्री में क्या है, इससे बच्चा बच जाता है। 90% ऑफ द पोर्शन ऑफ हिस्ट्री इज स्टैटिक, वो बदलेगा ही नहीं, और क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। 1995 में जो क्वेश्चन आया वो आपको 2015 में 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गए, जो 2020 में आया वो 2025 में रिपीट हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे होता है, और वो 10% भी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज करंट में न्यूज में है, ठीक, और उसको क्या किया आपने, उठा के दे दिया, ठीक। और वो क्या किया जाता है, कनेक्ट करके दिया जाता है। इसका मतलब ये कि ये भी होली 10% करंट नहीं होता है, ये भी स्टैटिक ही होता है, ठीक। सो जिस चीज को एज अ बैकग्राउंड में ये बताया जाता है दैट दिस इज अ ड्रॉबैक, इट इज एक्चुअली ए बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि वो बदलेगा ही नहीं। एक बार आपने पढ़ लिया, आपने उसके आंसर्स प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, सारी चीज़ें कर ली, आपको क्या है उसमें परेशान नहीं होना है कि भाई अगले साल डेटा बदल जाएगा। फिर आपने जैसे NFHS है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक, ये क्या होगा, ये 2-3 साल बाद बदल जाएगा, ये बदलेगा ही नहीं। भाई अकबर आया 1556 में, तो तब भी आया था, आज भी आया और 10 साल बाद भी आएगा, ठीक है। वो तो लोग नए नए आते रहेंगे, वो सेम रहेगा। दिस इज द एडवांटेज, जिसको मिथ बना के। अब आगे मैं अगर आपको बताऊं, सबसे, ये तो मिथ हो गया, ठीक, या फिर ड्रॉबैक जो हो गया, एडवांटेज क्या क्या है, ठीक। मेरे को इस इंडिया में चाहे कहीं भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, उस बच्चे को ले आओ और बोलो कि वो मेरे सामने बोल दे कि इन सारे पोर्शंस में से, ठीक, मैं एक भी पोर्शन नहीं पढ़ूंगा और मैं तैयारी करूंगा, ठीक। आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, कहीं भी वो तैयारी करने के लिए जाए और कहीं पे भी, किसी इंडिया के किसी भी कोने में, if he or she has to sit in the UPSC examination, he or she must go through these subject, ठीक। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। इवन दो वर्ल्ड हिस्ट्री से हम पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं लीस्ट क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डली 1-2,
और जो एक दो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से मिला के दे दिया जाता है, जिसका मॉडर्न हिस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ठीक। लेकिन तब भी इसके ऊपर कोचिंग्स जो है या स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 20 घंटे 25 घंटे तो स्पेंड करता ही करता है। 20 घंटे की क्लासेस एटलीस्ट कोई भी कोचिंग कितना भी कम कर दे वर्ल्ड हिस्ट्री के घंटे कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं, इसको कम पढ़ाते हैं, तब भी वो 20 घंटे का क्लास तो जरूर लगाते हैं, और कभी कभी तो ये क्लासेस और भी बढ़ जाती हैं, ठीक। सो यू हैव टू स्टडी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम दो, चाहे आप मेंस दो, चाहे आप मेंस क्वालिफाई करके आगे बढ़ो, तो ये तो आपको देना ही देना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब ये पढ़ना ही है, यही तो हमारे हिस्ट्री ऑप्शन का भी सिलेबस है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। इसके अलावा हाँ, ये जो है जो हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ते हैं वो बढ़ जाएगा, ठीक। अभी क्या होगा कि आपका एंशिएंट जो है वो 10 क्लास में मतलब 10 डेज में खत्म हो गया, मेडिवल जो है वो भी आपका 10 डेज में खत्म हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 20 से 25 दिन में खत्म हो गई, आर्ट एंड कल्चर जो है आपका 15 दिन में खत्म हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपका ये भी 10 दिन में 8-10 दिन में खत्म हो गया, इस तरीके से, ठीक। जब आप इधर आएंगे ऑप्शनल में पढ़ेंगे तो इसी को क्या कर दीजिए, लगभग 1.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 घंटे लग रहे हैं इसमें, तो लगभग मान के चलिए इसमें 18 से 20 घंटे लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, जस्ट उसका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये थोड़े पढ़ेंगे कि आए और आपने शुरू कर दिया, पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई साहब हिस्ट्री बनी कैसे, तभी तो आपको मजा आएगा, ठीक। यू विल लुक थ्रू कि हाउ हिस्ट्री हैज बीन मार्जिनलाइज्ड, हाउ हिस्ट्री इज बीइंग फ्रेगमेंटेड इन सेवरल सेक्शन, कि जो नॉर्थ इंडिया में बंदा बैठ के जो लिख रहा है उसकी हिस्ट्री और जो बंदा साउथ इंडिया में बैठ के लिख रहा है उसकी हिस्ट्री में कितना डिफरेंस है। सो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और एक मिथ जो और लोग पेश करते हैं दैट हिस्ट्री इज वेरी फैक्चुअल, मतलब ये दिमाग में है बच्चों के खासकर कि अगर हमने हिस्ट्री लिया है तो हमसे यही पूछेगा कि बताओ औरंगजेब कब राजा बना था, या उसकी डेथ कब हुई थी, या उसने ये काम कब करा था ना। भाई ऑप्शनल में आप कभी ऑप्शनल का पेपर उठा के देखो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत लीस्ट मिलते हैं, लीस्ट मतलब है ही नहीं, दे प्योरली आस्क द कॉन्सेप्ट, ठीक, कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो क्या है आगे बढ़ी हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि आपका क्या ड्रॉबैक है और क्या एडवांटेज है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे आसान बात बताऊं इस सब्जेक्ट की या हिस्ट्री एज अ ऑप्शन चूज करने की, ये है कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक, कोई भी, एनीवन कैन अंडरस्टैंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। आप बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, आप बीए के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रहे हैं, ठीक, आप सोशोलॉजी से कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वट एवर इज योर बैकग्राउंड, इट डजेंट मैटर, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हिस्ट्री। क्योंकि सबसे बड़ा चीज ये है कि जब से आप पैदा हुए हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड, तब से आप यही तो देख रहे हैं ना, यही तो सुन रहे हैं ना। अब भले ही आपने दुर्खाइम का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, आपने माइकल फुको का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने गांधी का नाम तो बचपन से सुना है, आपने सुभाष का नाम तो बचपन से सुना, रविन्द्रनाथ टैगोर को आप बचपन से जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बना रहेगा कि भाई हाँ इनके बारे में तो जानते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। लेकिन कोई अलग पर्सन आ गया उसके बारे में, तो यही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड। उसको ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है किसी इंसान को कि भाई मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर जरूर करता है। जो लोग ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा चीज आसान रहती है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो चीज, ठीक। लेकिन जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। आई थिंक कि जैसे कहते हैं ना जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है वो सब्जेक्ट ये नहीं है। लीस्ट आप दिमाग लगाइए, पढ़िए, सुनिए, अंडरस्टैंड करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। रिलेटिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको समाज में दिख रही है। और अभी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हिस्ट्री के लिए कि नाउ एवरीवन, इंडिया में जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, फ्रॉम द गवर्नमेंट
ठीक, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इवन रिक्शा वाला इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। हमारे इतिहास में ऐसा हुआ था, अब इतिहास बदल देंगे। ठीक, नई सरकार आ गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इतिहास बदलेंगे। और पिछले आई डोंट नो 2023 में आपने वो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण हुआ था लाल किले से, वो आपने सुना कि नहीं सुना? उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया को 2047 तक वी विल बी मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्ड कंट्री। 2047 तक इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाएगा। और उसके लिए उन्होंने 5 गोल दिए थे। 5 गोल तो अभी आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, जो इस बार प्रीलिम्स में बैठ रहे थे उनको भी याद नहीं था, ठीक, लेकिन उसमें से 2 चीज जो है वो, उसमें खासकर 2 चीजें रिलेटेड थी किससे, हिस्ट्री से। 5 में से 2 चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड। पहली क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, मोदी ने, दूसरा पॉइंट जो मोदी का था, उन्होंने ये कहा था कि टू डीकोलोनाइज द माइंड, डीकोलोनाइज्ड द माइंड। ठीक, मतलब क्या कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना इंडियंस का, उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है। ठीक, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, दूसरा, व्हाट पीएम मोदी हैज सेड दैट वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर पास्ट। कुछ ऐसी चीज करेंगे कि हम अपने पास्ट को लेके प्राउड फील करें। ठीक है, तो दोनों चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब इसके लिए आप अगर देखो कि क्या काम किया मोदी ने इसके लिए, दी न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज अ स्टेप टूवर्ड इट, इट इज अ गुड स्टेप। ठीक, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तो यही है कि हमने जो लुटियंस की दिल्ली थी, द स्ट्रक्चर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, हमने उसको छोड़ दिया। नाउ वी आर इन द न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय अस एंड फॉर अस। ये हमने किया। और उसी पार्लियामेंट में यू विल सी दैट दे हैव गिवन लेजिटिमेसी टू, legitimacy, or you can also say that they have given position to unsung heroes, जिनको कोई नहीं जानता था उनको जगह मिली है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। आप जाएंगे तो यू विल सी बिरसा मुंडा, ठीक, दुर्गा दीदी, ठीक, यू विल फाइंड अशफाक उल्ला खान की फोटो लगी हुई है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो उन हीरोज को मौका, या उन लोगों को मौका दिया गया है, खासकर जो विमेन है जिनका पोजीशन जो है हिस्ट्री में बहुत कम है, उनको भी क्या किया गया है, लेजिटिमेट किया गया है। ठीक, सो अभी हो सकता है कि अब, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है ना, हार्डली 1 साल हुआ है, धीरे धीरे देखिए इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, और इम्पैक्ट पड़ रहा है। नाउ इंडियंस और हमारा जो यूथ है, ठीक, यूथ इज प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक, और कई बार ये यूथ इतना ज्यादा प्राउड हो जाता है कि और कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कट्टर हिंदू। ठीक है, अब लोग जो हैं वो ही, और ना वो पहले शी और हर चलता था, फिर शी और हर को देख के लोगों ने ही और हिम लिखना शुरू कर दिया। ठीक, लड़कों ने भी। तो शी और हर को हटा के नाउ पीपल आर राइटिंग इन देयर बायो श्री कृष्ण सदा सहायते। ठीक, धर्म रक्षित रक्षता, ठीक, धर्म के लिए, ठीक, हैंदव धर्मोधारक, ऐसे टाइटल्स लिखे जा रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट इसी का तो है, प्राउड ऑफ आवर पास्ट। जो हमारा पास्ट था उसके लिए हम प्राउड हैं, क्योंकि बहुत सालों तक हमने इस पे क्या किया है, छीछा लेदर मचाया, ऐसा ये पास्ट था हमारा, बताओ हम बहुत बेकार लोग थे हम लोग, क्योंकि ऐसा होता रहा है। ठीक है, सो अभी तक लगभग 35 से 40 मिनट हो गए हैं। ठीक, मैंने आपको ये नहीं बताया कि देखो ये हम लोग ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, आई हैव टोल्ड यू दैट हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से चीज़ों में लिखी गई हैं। उसके बाद वी हैव गिवन यू, और आई हैव गिवन यू कि भाई देखो ये मिथ है, इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा गड़बड़ ये है। ठीक, और उसके पहले कि ये इंपॉर्टेंस है आपके ऑप्शनल के लिए। उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री के से ज़रूरी जो बैकग्राउंड है, जो फीडबैक दिए जाते हैं कि भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, उनको ना डीकोलोनाइज किया गया है माइंड्स को।
जो कॉलोनाइज्ड माइंड थे उनको डीकॉलोनाइज किया गया है, एंड देन उसके बाद हमने बताया है कि भाई बेनिफिट क्या है आपका, ठीक। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये एक चीज जो मतलब रिलेट करने की कोशिश की गई है कि इवन ऑल द इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल आर मूविंग टूवर्ड नोइंग ऑफ देयर पास्ट, ठीक, और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक, और ये पॉसिबल है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक। अब अगर आप मेरे से ये, क्योंकि ये सिलेबस वगैरह तो आपने पढ़ा होगा ना, ठीक, अब मेरे को वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलैपिंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक, ये आपका GS1 का सिलेबस है, ठीक, पूरा का पूरा, इट इज़ द सिलेबस ऑफ GS1, ठीक। अब GS1 के जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है, ठीक, मतलब उसका 40% है यहाँ पे, ठीक। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, GS1 का आपका तैयारी जो है वो ऑलरेडी डन है, ठीक। अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया डन नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में आंसर लिखना और GS के लिए आंसर लिखना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। कुछ भी ले लीजिए आप, किसी भी टॉपिक से उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, क्या आपको लगता है कि इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री एंड यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इज कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म क्या है, वो आपको समझ में नहीं आएगा? अरे इंडियन हिस्ट्री में तो रीजनलिज्म भरा पड़ा है, सेकुलरिज्म भरा पड़ा है, ठीक। एंशियंट हिस्ट्री में चले जाइए, ठीक, किसी भी रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा स्टेट, और देगा तो सबको बराबर देगा, यही तो है, ठीक। देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक, वैसे ये आप देखें तो ये इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, बट इफ यू स्टडी हिस्ट्री तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी आती होगी, ठीक है। देन रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन, दिस ऑल विल बी, अब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप तो लेवल्स ऑफ ये पढ़ोगे, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन, फोर्थ अर्बनाइजेशन, कब कब क्या क्या हुआ और इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका GS1 हो गया, ठीक। GS2 की अगर मैं बात करूं तो जो कि जिसमें पॉलिटी वगैरह आता है, ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, दे ऑल नो कि भाई अगर हिस्ट्री में आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पॉलिटी की कवर हो जाती, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इट इज़ ऑल देयर, ठीक। उन्हीं एक्ट्स को बाद में क्या कर दिया गया है, बढ़ा गया है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन इन द स्टेट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री एंड इवन वर्ल्ड, ठीक, तो वर्ल्ड में जब आप हिस्ट्री एज एन ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे रिपब्लिकनिज्म, ठीक, सॉवरेनिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले बाहर डेवलप हुए और उन्हीं का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, उस पर भी पड़ा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको, जैसे आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, किसने दिया फेडरल स्ट्रक्चर? अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको इसको गवर्न करने में क्या हो रही थी, हेल्प हो रही थी, उनको बहुत ही ईजमेंट मिल रहा था, तो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर दिया और हमने क्या किया, इसके लिए आंदोलन किया, ठीक। दिस इज ऑल कवर्ड इन हिस्ट्री। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक, कि डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगे, ठीक, ये हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा दैट एक सेंटर होगा, एक स्टेट होगा, स्टेट में क्या प्रोविंशियल स्टेट्स होंगे, ठीक। प्रोविंशियल स्टेट्स किसी अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे, सेंटर जो है वो अलग अलग चीज़ों पे काम करेगा, ठीक। तो वहाँ से क्या कर दिया, ताकि चीज़ों का काम हो सके। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक। क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए यार, GST, हमारे यहाँ पे GST आया, क्या GST इससे पहले नहीं था? इसके पहले किसी और कंट्री में नहीं था? अरे GST वॉज देयर इन मोर देन 13+ कंट्रीज, 13 से अधिक देशों में GST ऑलरेडी पहले था। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी आए हैं या फिर आगे आएंगे वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, ठीक। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट आर ट्रेड वॉर्स, ठीक, ट्रेड वॉर्स आप IR में पढ़ेंगे ये ट्रेड वॉर्स, बट इफ़ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री तो ट्रेड वॉर आपको वहाँ भी मालूम पड़ेगा कि ट्रेड वॉर होता क्या है और किस तरीके से क्या किया। ऐसा कोई लड़ाई नहीं है वो, ठीक। इट इज़ अ वॉर विच इज़ गोइंग ऑन साइलेंटली, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड मोर लीथल देन द एक्चुअल वॉर, जैसे अभी अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो ये GS2 हो गया। इसके बाद ये सारे चीज़ें, GS4 जो है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एथिक्स, ठीक। और अगर आप किसी भी टीचर से पूछें, सर हो या मैम हो, ठीक है, उनसे पूछें कि सर अगर मेंस में सेलेक्ट होना या मेंस के आगे जाना है तो कौन से सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, कौन से पेपर अच्छे जाने चाहिए, वो हमेशा यही 3 पेपर का नाम लेगा,
ठीक, ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स। अगर ये 3 पेपर आपकी मुट्ठी में है, सीट भी आपकी मुट्ठी में, खत्म कहानी। प्रीलिम्स आपने पार किया, मेंस में बैठे, मेंस में इफ यू हैव स्कोर्ड वेल इन एसे, ऑप्शनल एंड एथिक्स, देयर विल बी 1 सीट वेटिंग फॉर यू। ये बात अलग है आप खुद जाके इंटरव्यू में गोड़ के आ जाओ तो वो बात अलग है ना, वैसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो एथिक्स में जब आप जाएंगे ना, तो एथिक्स में टॉपिक्स बड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं, बड़े खतरनाक से टॉपिक हैं। सुनने में ऐसा लगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन जब इनको पढ़ाया जाएगा, जब इनको पढ़ाया किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द टीचिंग्स ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज, ठीक। हिस्ट्री बोल रहा हूँ, एथिक्स पढ़ाया जाए और सोक्रेटिस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। सोक्रेटिस, प्लेटो, ठीक है, फिर आपके जेएस मिल, ठीक, और सबसे बड़े गांधी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर, जब तक इनको नहीं पढ़ोगे ना, तब तक एथिक्स शुरू नहीं होगी। इवन व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द केस स्टडी, कि केस स्टडी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप उसमें कौन सी अप्रोच लगाएंगे? टोटलिटेरियनिज्म लगाएंगे, यूटिलिटेरियनिज्म लगाएंगे, ठीक। तो वो क्या है? वो थिंकर का दिया हुआ क्या आइडियोलॉजी तो है, ठीक। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी ये सब आइडियोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री पढ़ लोगे तो एथिक्स पूरा एकदम फाड़ फूड़ के आ जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जब आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, एथिक्स में जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, थिंकर्स, ठीक है, जो आपका केस स्टडीज है, ठीक, जहाँ पे आप पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड ईआरसी रिपोर्ट पढ़ेंगे, थर्ड ईआरसी पढ़ेंगे, ठीक। तो वहाँ पे आपको ये हिस्ट्री जो है हेल्प कर, क्योंकि आपने वो चीज़ें ऑलरेडी, वो वैल्यूज, वो आइडियोलॉजी आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये है क्या? रेलेवेंसी या फिर ओवरलैपिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शन। अब अगर आप ये छोड़ के हिस्ट्री ऑप्शनल पे आ जाए, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में देखें सारी चीज़ें वही हैं जो आप हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये सिलेबस है। मुझे पता था कि आपने पहले नहीं देखा होगा, घर से देख के नहीं आए होगे, इसलिए मैंने कहा मैं खुद दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला, अब आप, कुछ लोगों को मैंने ही हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, पहला क्लास जो होता है वो यही होता है, सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, मोनूमेंटल सोर्सेस, यही सब हम लोग पढ़ते हैं। किसी कहीं पे कॉइन ढूंढ लेते हैं, कहीं कुछ ढूंढ लेते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं, आगे फाइंड आउट करते हैं हिस्ट्री का, ठीक। एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, नुमिस्मैटिक्स एंड मोनूमेंट्स, ठीक। इसके बाद लिटरेरी सोर्सेज में आपके आ जाएंगे इंडिजिनस, जो इंडिया का है, और फॉरेन अकाउंट्स, जहाँ से ग्रीक, चाइनीज और अरब राइटर्स के थ्रू हम लोग इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। फिर प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक मिले आपको जो आपने ना सुना हो, ये पूरा सिलेबस है, और इसके बाहर कुछ आता नहीं। मेगालिथिक कल्चर्स, आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, ठीक, और उसमें पर्टिकुलरली मेंशन भी किया हुआ है आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आर्यंस और वैदिक कल्चर पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, कैसे वो लोग आए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ठीक। देन वैदिक पीरियड में रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या चेंजेस आए, ठीक। फिर आपको पढ़ना है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द वैदिक आर्यन पीपल, और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक एज, एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्णा सिस्टम, क्योंकि यहीं से तो आया। तो पर्टिकुलरली यूपीएससी की सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑप्शनल में उन्होंने एक एक चीज लिख रखी है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड इवन यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिलेबस ओनली, इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीग्रिटी उन्होंने बरकरार रखी है, ठीक। उसके बाद आर्यंस के बाद आपको पता है महाजनपद आते हैं, उसमें भी आपको वही पढ़ना है, ठीक, बस थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में। फिर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर, जिसमें आप फॉरेन पावर पढ़ते हैं, इंडिजिनस पावर पढ़ते हैं, ठीक। अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी, जहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्टर्न इंडिया डेक्कन, हाँ यहाँ पे ये है कि जो आप जीएस में नहीं पढ़ पाते वो यहाँ पढ़ पाएंगे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या है कि आप देखते हैं कि ईस्टर्न चालुक्य या ईस्टर्न गंगास या मैसूर डायनेस्टी जो है, इन सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते,
यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे, ठीक। गुप्ताज एंड वाकाटकास, ठीक। अब इसमें क्या है कि देखो, जब आपका जीएस का जो सिलेबस होता है ना, उसमें गुप्ताज एंड वाकाटकास लिख दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक चीज बताई गई है। गुप्ताज एंड वाकाटकास की क्या, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ आपको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पढ़नी है, कॉइनेज ऑफ गुप्तास पढ़ने हैं, क्योंकि यहीं से लैंड ग्रांट शुरू होते हैं, तो लैंड ग्रांट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। देन डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, किस तरीके से इंडियन फ्यूडलिज्म की शुरुआत किस तरीके से हुई, कास्ट सिस्टम, ठीक, कहाँ से बिगिन हुआ, किस तरीके से का सिस्टम डेवलप हुआ, फिर पोजीशन ऑफ वुमेन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरीके से ओपन। अब ये देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि गुप्ता जो एम्पायर है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि 4 अप्रोचेस हैं हमारे हिस्ट्री में, जिस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक। फिर रीजनल स्टेट्स, गुप्तास के टाइम पे पल्लवास, चालुक्यास, ठीक है, ये आपको फिलोसफी वगैरह भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। इसके बाद चलेंगे तो थीम्स, क्योंकि आपका मेडिवल हिस्ट्री भी बाकी है, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ेंगे आप, पॉलिटी पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ें, एग्रेरियन इकोनॉमी, उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, ठीक। फिर और आगे चलेंगे तो कल्चरल ट्रेडिशन 750 से 1200 के बीच में, फिलोसफी शंकराचार्य और वेदांत की फिलोसफी, ठीक, अद्वैतवाद, ये सारे जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं उसको आप अलग से यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। रिलीजन, फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ रिलीजन, तमिल डिवोशन कल्ट, ठीक। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तमिल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड ऑल, ठीक। 13th सेंचुरी में आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, घुरियन इन्वेजन, ठीक, जो आप वहाँ पे पढ़ते हैं। फिर फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, अर्ली तुर्किश कंसोलिडेशन, इल्तुतमिश और बलबन के टाइम पे किस तरीके से हुआ, ठीक। देन खलजी रेवोल्यूशन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक्स, सोसाइटी कल्चर इकोनॉमी इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, ठीक, सोसाइटी किस तरीके की हुआ करती थी उस समय। कल्चर, पर्शियन लिटरेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कई बार क्या होता है कि वो कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है, जब हम मेडिवल पढ़ते हैं तो ये पोर्शन छूट जाता है, क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं जा सकता वहां पे, ठीक, इसको छोड़ना ही पड़ता है। बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द इस्लामिक कल्चर। ये जो पर्शियन लिटरेचर इन द रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी कैसे डेवलप हुआ, अरे यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। दीज फॉरेन लैंग्वेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ठीक। अदरवाइज यहाँ तो पाली, प्राकृत और संस्कृत चलती थी, ठीक है। देन 15th सेंचुरी में आएंगे तो आपको अकबर जैसे राजा वगैरह मिलेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, लोदीज, पोर्तुगीज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक। और ये आप देखेंगे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्ट्स इन विजयनगर एम्पायर, ठीक। फिर अकबर के बारे में पूरा का पूरा चीज, क्यों, क्योंकि मोस्ट इनलाइटेड रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया इज अकबर ओनली। और अकबर में भी चीजें फिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कनकेस्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जागीर मनसबदार, राजपूत पॉलिसी क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस, क्योंकि इसमें सुलह कुल उसने क्या किया, डिवाइस किया था। एंड देन यू हैव टू स्टडी कोर्ट पैटर्नेज, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, किस तरीके से उसने इकोनॉमी को फ्लरिश करवाया। देन उसके बाद आपको पता ही है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आ जाएंगे, इनके टाइम पे क्या क्या चीजें थी, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम पे इकोनॉमी कैसा था, कॉमर्स कैसा था, क्यों, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि फॉरेन पावर्स आ चुकी हैं, तो इनके साथ क्या रिलेशंस थे, प्लस कंडीशन ऑफ पीजेंट, कंडीशन ऑफ वुमेन, एवोल्यूशन ऑफ सिख कम्युनिटी एंड द खालसा पंथ, ठीक, किस तरीके से सिख रिलीजन जो है वो डेवलप होता है। और ये सब करते करते पूरा जो आपका मेडिवल कल्चर है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्चर मतलब कि उस समय किस तरीके का आर्किटेक्चर था, म्यूजिक, पेंटिंग्स किस तरीके थी, क्लासिकल म्यूजिक कैसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत, ठीक। फिर 18th सेंचुरी जब आएंगे तो डिक्लाइन होने लगता है, हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल और अवध, इनका क्या है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है। मराठास जो हैं वो अपने राइज पे आ जाते हैं, मराठा फिजिकल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी पढ़ेंगे पूरा, ठीक। और इसी समय कितना कल्चरल सोशल डेवलपमेंट हुआ है, किसका, ब्रिटिश कनकेस्ट से पहले, और उस समय जब ब्रिटिश आ चुके थे बट वो प्रोमिनेंस पे नहीं थे, ठीक। और इसके बाद पेपर टू कुल मिला के मान लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक। जैसे अभी तक आपने देखा, मैंने शुरुआत में आपको बताया था पेपर 1 इज एंशिएंट एंड मेडिवल, वही है पूरा का पूरा सिलेबस मैंने गिना दिया आपको। अब पेपर 2 शुरू हुआ है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, अर्बन यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, ये वही है, पुर्तगीज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डचेज आए, डैनिश आए, ठीक ठीक। और उसमें फिर यही सब चीज़ें जो आप वहाँ पढ़ते हैं, कर्नाटिक वॉर, बंगाल,
सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ भी पढ़ेंगे। एक्सपेंशन इन इंडिया, किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ, ठीक। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ेंगे आप, जहाँ पे महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और ज़मींदारी सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जहाँ पे आप देखेंगे कैसे कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, ठीक। कुछ लोग इंडिया की तरफ झुकाव रखते हैं, कुछ लोग एंटी इंडिया होते हैं, इंग्लिश की तरफ झुकाव ज़्यादा रखते हैं, ठीक। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो आपने उसमें पढ़ाई होगा, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सती के खिलाफ, विडोरी मैरिज के खिलाफ, बहुत सारी चीज, इंडियन रेनेसां बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो सारा कोर्स, ठीक। इसके बाद चलेंगे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, ठीक। फैक्टर्स लीडिंग टू, फिर नेशनलिज्म की ग्रोथ, नेशनलिज्म कैसे आया, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वही, ठीक। राइज ऑफ गांधी, गांधी के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक ही है, ठीक। किस तरीके का क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, बेसिक अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, मैंने भी यही टॉपिक लिया था, पूरा टॉपिक ही यही है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक। 1858 से पहले क्या क्या हुए हैं और 1858 के बाद क्या क्या हुए हैं, ठीक है। तो सेम टॉपिक्स आपके वहां भी जाते हैं, ठीक। देन उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाएगा, जो कि अभी क्या है आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आप देखेंगे कि नेहरूवियन पॉलिसी क्या थी, कास्ट सिस्टम को किस तरीके से क्या किया गया, आगे फॉरवर्ड किया गया, बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन पोस्ट कॉलोनियल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दलित मूवमेंट्स किस तरीके से हुए, ठीक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, इनलाइटनमेंट इन मॉडर्न आइडियाज, जैसे अलग अलग जो आइडियाज आते हैं, जैसे आप देखेंगे इमैनुअल कांत एंड जेक्स रोसो, इनकी थ्योरीज जो हैं वो इंडिया में लाई जाती है और इनकी आइडियोलॉजी पे इंडिया चलना शुरू करता है। स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट इन दी कॉलोनीज, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे मार्क्स तक आपको यहाँ सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक। इफ एनीवन हु इज थिंकिंग ऑफ सोशियो, तो सोशियो यहाँ भी है, ठीक है। अगर किसी को सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सोशोलॉजी यहाँ भी आएगा, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड आप पढ़ेंगे वो सब इन्हीं के क्या है, इन्हीं जो आपके थिंकर्स हैं उन्हीं की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है सारी की सारी स्टडीज, ठीक। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में आपको ये पढ़ना है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, जैसे यूरोपियन स्टेट सिस्टम, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यू हैव टू स्टडी, कैसे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बनता है, दिस यू हैव टू स्टडी। फिर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, ठीक। वर्ल्ड वॉर्स पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके आफ्टर मैथ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, इम्पैक्ट क्या था। द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, किस तरीके से दो ब्लॉक्स बनते हैं, यूएसए एंड रशिया, और किस तरीके से नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, थर्ड वर्ल्ड किस तरीके से डेवलप होता है, यूएनओ और ग्लोबल डिस्प्यूट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल और डीकॉलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट। डीकॉलोनाइजेशन तो अभी भी चल रहा है इंडिया का, ठीक है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, किस तरीके से यूरोप को क्या किया, यूनिफाई किया गया, हिटलर जैसे लोग, मजनी जैसे लोग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और इसे ही कोल्ड वॉर के आते आते यूएसए जब टॉप पे आ जाता है तो आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जो सिलेबस अभी आपको मैंने वर्ड बाय वर्ड बताया है, पढ़ा है, सेम सिलेबस जो है वो आपका पूरे हिस्ट्री में है, एंशिएंट, मेडिवल, फिर आपका मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक, और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला दिया जाए तो, ठीक। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑप्शनल में मेजर फॉर्म में पढ़ेंगे, और अगर आप जीएस के लिए पढ़ते हैं या प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उसके लिए, तो आपको ये क्या करना है, एक माइनर फॉर्म में ये सब चीज़ें यू हैव टू स्टडी, इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। सो ये तो हो गया रेलेवेंस की बात कि भाई रेलेवेंस क्या है हिस्ट्री ऑप्शनल का, ड्रॉबैक क्या है, ठीक, एडवांटेज क्या है, और ये रेलेवेंस हो गया। और ये रेलेवेंसी की GS1, GS2, GS3 किसके साथ क्या क्या रेलेवेंस है, ठीक। और एक चीज़ और, मतलब यहाँ पे बीइंग अ टीचर अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री बोलता रहूँ, देखिए कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो उसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं जीएस के साथ होगा ही होगा, ठीक। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, ठीक। पॉइंट ये है कि हिस्ट्री में क्या होता है, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सिलेबस है, ठीक है, वो चाहे जीएस में हो चाहे ऑप्शनल में, ठीक। जीएस में आप जाइए और देखिए सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, हिस्ट्री। मैक्सिमम क्लासेस किसकी लगेंगी आपकी,
बीइंग अ टीचर कभी कभी मैं भी बोर हो जाता हूँ कि जब देखो तो मुंह उठा के पढ़ाने पहुंच जाता। ठीक, सेम बच्चा सेम टीचर। ठीक, कभी एंशियंट पढ़ा रहे हैं, कभी मेडिवल पढ़ा रहे हैं, कभी मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा रहे हैं, तो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक, मैक्सिमम टाइम आप अगर गिनती के आप दिन कैलकुलेट करें तो इसमें मान लीजिए 15 दिन, इसमें मान लीजिए 15 दिन, इसमें 25 दिन। ठीक है, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर में लगभग मान लीजिए 20 दिन, फिर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में एटलीस्ट 10 से 12 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने में इसमें भी आपको 12 से 15 दिन लग ही जाते हैं। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो 30, 20, 50, ठीक, 50, 70, 70 उसको मान लीजिए 85 मान लीजिए, ठीक है, मोटा मोटा, और ये मान लीजिए 100। ठीक, तो लगभग 100 डेज, और 100 डेज का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, 3.5 महीने। ठीक, 3.5 महीने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की क्लास चलती है। सो अगर यहाँ पे जीएस में हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो 2 महीने लगा के ऑप्शनल पढ़ लेंगे। ठीक, 3.5 महीने तो वैसे ही पढ़ना है। ठीक, 1.5 महीने और पढ़ लेंगे, 5 महीने हो जाएंगे, और 5 महीने में ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका रेलेवेंसी। ठीक, मिथ और ये सब बाकी सारी चीजें। ठीक, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए, ठीक, कि इफ यू डिसाइड दैट आपको क्या करना है, हिस्ट्री चुनना ही चुनना है, और आपको हिस्ट्री एज अ ऑप्शन ले रहे हैं आप। ठीक, तो आपको करना क्या है सबसे पहले, ठीक, ऐसे आंख बंद करके नहीं ले लेना है, क्योंकि नुकसान आपका होना है, फायदा भी आप ही का होना है। ठीक, पहला चीज, हिस्ट्री इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू टेक, प्लीज गो थ्रू द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जा देख लीजिए, पहले उठाइए 2015 से लेकर 2020 के, ठीक, और 2020 से लेकर 2023 तक, अभी 24 वाला हुआ नहीं है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद 2015-17 वाले पेपर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो फैक्ट बेस्ड हों, बट 2020 से लेके अभी तक जो 4 साल में पेपर हुआ है, 20, 21, 22, 23, 4 साल जो भी पेपर्स हुए हैं, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, प्योरली कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ज़्यादा आप उसमें फैक्चुअल जा ही नहीं सकते। अब रुके, थोड़ी देर में आपको पेपर भी दिखा दूंगा जो 2023 का, कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है दैट यू हैव टू गो थ्रू PYQs, एनालाइज देम। ठीक है, और आप देखिए कि जीएस के जो आपका पोर्शन सिलेबस है उसके साथ भी अलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि एक प्री रिक्विजिट स्टडी होती है, इफ यू आर कमिंग फॉर द क्लासेस एंड ऑल, तो प्री रिक्विजिट स्टडी। अब प्री रिक्विजिट स्टडी में क्या होता है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक, कितना आपको कंप्लीट करके आना है। कंप्लीट करके आना है उसमें देखिए 2 डिवीजन है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में एंशिएंट के लिए आप जाएंगे तो एंशिएंट के लिए एक किताब है जो ओल्ड एनसीईआरटी, जो RS शर्मा ने लिखी है। ठीक, रामचरण शर्मा ने लिखी है वो। मेडिवल के लिए जाएंगे तो देयर इज अ ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय सतीश चंद्रा। ठीक, वो। ठीक, और मॉडर्न के लिए जाएंगे, ठीक, तो उसके लिए बुक लिखी है किसने, बिपिन चंद्रा ने। ठीक है, ये 3 एनसीईआरटीज हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक, न्यू एनसीईआरटीज में देयर इज अ बुक कॉल्ड थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड अगर ये मिल जाए थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक और किताब है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको सिर्फ ये किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। ठीक, कि आपको नोट्स कैसे देने हैं,
क्लास में कितने नोट्स इंक्लूड करने हैं वो सब जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद आपको कोई किताब पढ़नी, हाँ कभी ऐसा हुआ कि दैट इफ़ यू फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडिंग समथिंग, कि क्लास हो गई, क्लास में आपने, फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है और आपको अपनी समझ बढ़ानी है, तो फिर आप बोलेंगे सर यही कर, तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स बताए जाएंगे कि हाँ ये वाला चीज़ यहाँ से पढ़ लो बस। इसके अलावा आपको किताब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप फालतू जाएं BL खुल्लर खरीदें, अग्रवाल खरीदें, रामचंद्र गुहा की किताब खरीदें, क्योंकि किताब खरीदने लग जाएंगे तो आप किताब ही खरीदने लग जाएंगे। और किताब कुछ नहीं होती, इतनी मोटी मोटी किताब आती है, ठीक, उसका फिर तकिया लगता है क्योंकि वो पढ़ी नहीं जाती है, क्योंकि इतनी मोटी किताब उसको खोलते ही आपको क्या होगा, उआसी आएगी, थोड़ी देर बाद फिर आप सो जाएंगे, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा और आपके ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो अगर आपने चुनना है तो इतना तो आप खत्म करके ही आइएगा, एनसीईआरटी एटलीस्ट खत्म करके आइएगा क्लास में, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग जो होगी यहाँ की बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। और अगर जिस्ट दिया जाए कि सपोज मान लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में क्या है ना, नैरेटिव्स हैं, कहानियाँ हैं, 4 लोग बैठे हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक। पहला इंसान जो है वो क्या है, पर्सन है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स के रूल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो उसने क्या किया, कॉलोनियल हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी, ठीक। अंग्रेज जब इंडिया में, हमारी हिस्ट्री लिखी कब गई है, देखो हमने हिस्ट्री फॉर्मल वे में लिखना शुरू किया है कब, कल्हान के टाइम पे। कल्हान वॉज द फर्स्ट फॉर्मल राइटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसने बुक लिखी है राज तरंगिनी, ठीक, 8 इस तरीके से हैं। इसके बाद किसी ने ढंग से लिखा ही नहीं हिस्ट्री, लॉस्ट, हम लोग खोए हुए रहते थे, ठीक। ब्रिटिशर्स आए, दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग एंड दे हैव स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक। और उन्होंने कैसे हिस्ट्री लिखी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि इंडियंस को क्या कर दो, इनसिक्योर कर दो, मेक इंडियंस इनसिक्योर। और आपको इनसिक्योर कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो इन्हीं को उठा लेते हैं, इसको इनसिक्योर करना, तुम्हारे बाल बहुत बेकार हैं यार, कहाँ से कटवाते हो तुम, बाकी सब तो ठीक है, तुम जब हंसते हो तो अच्छा नहीं लगता है, जूता माल पता, सफ़ेद जूता कौन पहनता भाई, है बताओ, काला जूता पहनो। तो अब आपको पता है कि सफ़ेद जूता आजकल ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी दोस्तों का काम क्या होता है, जब आप अपने 4 दोस्तों से मिलते हैं, उनका काम होता है आपकी बेइज्जती करना, जितनी बेइज्जती हो पाए, आदमी रो दे, ठीक है, यही होता है ना। तो इनका काम यही था कि इंडियंस को क्या करना, इनसिक्योर फील करा देना, मतलब इंडियंस ऐसा हो जाए कि आप कहीं जाएं कुछ बात करने के लिए, तो आप पहले देखो तुम्हारे समाज में ऐसा होता था, तुम्हारे से ये होता था, पहले जाओ वो करेक्ट करके आओ। तो इन्होंने बोले बात तो सही है यार, पहले वो करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही था, इंडियंस को अंडर कॉन्फिडेंट करना और इंडियंस को इनसिक्योर फील कराना। कैसे किया इन लोगों ने, दे हैव स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री। और जो बुक्स लिखी गई उसमें क्या लिखा गया, उसमें ये लिखा गया कि इंडिया में आर्यंस आए, कुशान्स आए, ठीक। आफ्टर कुशान्स यू विल फाइंड दैट सुल्तान्स आए बाहर से, ठीक, फिर मुगल्स आए, ठीक। और ये लोग जो थे who were outsiders, they have developed India। हम हिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं ना, अब बताओ, ये नहीं पढ़ते, ये यही पढ़ते हैं ना कि आर्यंस आए और आर्यंस ने इंडिया को एक नई दिशा दी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो सब अब्बा डब्बा जब्बा है, उसमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा अपने कि क्या है क्या नहीं है। सो इट इज रिटन इन हिस्ट्री कि आर्यंस आए और उन्होंने वेद दिया, ऋग्वेद दिया, अथर्ववेद दिया, सामवेद दिया, यजुर्वेद दिया, वही हमारी क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, वही हमारा हिस्ट्री, ठीक। कुशान्स आए, कुशान्स ने सिक्के उक्के लॉन्च किए इंडिया में, पर्दे ले आए, कपड़ा पहनने के लिए ले आए, कर्टन्स ले आए, ये सारी चीज़ ले आए। सो ऑल द डेवलपमेंट इज डन बाय। फिर सुल्तान्स आए, उन्होंने क्या किया भाई, पेपर में डेवलपमेंट लेके आए। मुगल्स आए, उन्होंने आर्किटेक्चर इतना बढ़िया बनाया, मतलब ऑल द डेवलपमेंट फैक्टर्स आर ब्रॉट बाय
द आउटसाइडर्स। इस तरीके से उन्होंने लिखा तो उन्होंने लेजिटिमाइज किया कि अगर ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश रूल नहीं होगा तो इंडिया जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ये अंडर डेवलप ही रहेगा। दिस इज हाउ नैरेटिव इज बीइंग फॉर्म एंड शेप्ड। और सही बात तो ये है कि हम इसको मानने लग गए और आज भी मानते हैं। बहुत सालों तक हम लोग इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहे कि हाँ ये सही बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, ठीक। सारा डेवलपमेंट और हिस्ट्री बुक्स में भी ये लिखा हुआ है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी थ्योरीज बनाई, डेवलप किया, ठीक। आप देखेंगे हिस्टोरियंस में देयर इज अ हिस्टोरियन कॉल्ड एज जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल इज अ ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्टोरियन, ठीक। ही हैज डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 सेगमेंट्स, ठीक। पहली हिंदू हिस्ट्री, दूसरी इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंड हाउ एंड व्हाई ही डिड सो, ठीक है। आप देखेंगे कि जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसके भी 3 डिवीजन है, क्लासिकल एरा, ठीक, डार्क एज और मॉडर्न एज, ठीक। इन दिस वे, और जिस तरीके से हिस्ट्री लिखा गया, ठीक, उसके थ्रू लेजिटिमाइज क्या किया गया है, व्हाट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड, कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वेयर हु इज रूलिंग, ब्रिटिशर्स आर रूलिंग, इट इज द मॉडर्न वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो मॉडर्न एज है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न एज, मीन्स ब्रिटिशर्स मीन्स मॉडर्निटी। ये क्या किया गया, थ्रू द एक्ट्स, थ्रू द लिटरेचर, ये इम्पोज किया गया, ठीक। यही थी कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे कि कॉलोनियल हिस्ट्री जब इंडिया में रेनेसा आया तो इंडिया के लोग जो हैं वो थोड़े से क्या हो गए, अवेयर हो गए। जब अवेयर हो गए तो उस कॉलोनियल हिस्ट्री के रिटालिएशन में दे हैव स्टार्टेड राइटिंग नेशनलिस्ट हिस्ट्री, ठीक है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री, ठीक। और नेशनलिस्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री जो है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, एंशंट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब आप देखो कुछ खास डेवलपमेंट है, कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं। अरे भाई आप बताओ, आपने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, ब्रिटिशर्स से अलग ही लिख के दिखाऊंगा, जो उनके शब्द उनको यूज ही नहीं करूंगा। बट ब्रिटिशर्स ने ही तुमको क्या सिखा दिया, ABCD सिखा दिया। शब्द तो इसी से बनाओगे ना आप। पूरा का पूरा प्लेग्राउंड जो है वो किसने बिछा दिया, ब्रिटिशर्स ने, ठीक। तो आगे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए वो भी इसी गैम्बिट के अंदर ही हिस्ट्री लिख रहे थे। बट उन्होंने एक चीज जो डेवलप करी वो क्या, कि गोल्डन एज। उन्होंने बोला कि आप कहते हो कि डेमोक्रेसी हम लेके आए, सेकुलरिज्म हम लेके आए, भाई हमारे यहाँ पे गोल्डन एजेस थी क्या, मौर्यन एम्पायर, ठीक। देयर वाज अ गवर्नमेंट, गुप्ता एज को डिफाइन किया गया क्या, इट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्यों किया गया, इसीलिए किया गया, किसके, कॉलोनियल हिस्ट्री के रिटालिएशन में, ठीक। तो ये उसमें चल रहा है, किसमें, रिटालिएशन में। पहले उन्होंने लिखा, सबसे पहले हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने ही लिखी है हमारी, फिर उनसे सीखने के बाद हमने लिखा है रिटालिएशन में किस तरीके से चीजें हुई। हमारे पास विजयनगर एम्पायर हुआ करता था जिसमें ये चीजें थी, ठीक। अच्छा एक चीज और पूछना, यहाँ ब्रिटिशर्स का जब मैं पढ़ रहा था, बता रहा था आपको कि आप बताइए जैसे मेडिवल इंडिया है, ठीक। मेडिवल इंडिया में एक चीज बताइएगा मेरे को कि ब्रिटिशर्स ने किसको लिखा होगा, दैट हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एनलाइटेड रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, क्योंकि हिस्ट्री तो वही लिख रहे हैं, हाँ, औरंगजेब को और अकबर। भाई आप, ब्रिटिशर्स ने अपना जो साम्राज्य फैलाया, ठीक, वो किससे लेके फैलाया, किसके अगेंस्ट लड़े वो,
मुगल्स के अगेंस्ट लड़े। क्या मुगल्स को कभी वो अच्छा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा। उन्होंने मुगल्स को कभी अच्छा दिखा, उन्होंने अकबर को कभी श्रेष्ठ बताया नहीं। ये तो हम नेशनलिस्ट थे। द अर्ली नेशनलिस्ट वर द पीपल हु हैव मेड अकबर ग्रेट। ब्रिटिशर्स ने कभी अकबर को बहुत ग्रेट नहीं दिखाया, ठीक है। उन्होंने किसको ग्रेट दिखाया? दैट हु वाज द ग्रेट पर्सन इन मिडिवल इंडिया? नन अदर देन शेर शाह सूरी, ठीक। और अगर कोई पर्सन कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ रहा है, he will never give credit to Akbar, he will always give credit to शेरशाह सूरी, कि शेरशाह सूरी की जितनी पॉलिसीज थी सब अकबर ने क्या करी, कॉपी करी और उसको क्या कर दिया, आगे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। तो और जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, शायद अभी ग्रेजुएशन में हैं आप तो नहीं, बट जब मास्टर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी अप्रोचेस आती हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक। फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री। नेशनल हिस्ट्री में हमने क्या किया, हमने गोल्डन एजेस लेके आए, अकबर के टाइम को बताया कि इस समय बहुत फ्लरिशमेंट हुआ। कई बार हम पढ़ते हैं कि 16% 18% जीडीपी सपोर्ट हुआ करता था इंडिया का एट द टाइम ऑफ अकबर। ये कब लिखा गया? नेशनलिस्ट हिस्ट्री में लिखा गया। इसके बाद कुछ और थिंकिंग डेवलप हुई, ठीक है, और नए नए स्कॉलर्स आए। जब और नए नए स्कॉलर्स आए तो उसमें से एक और ग्रुप निकल के आया और हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, लिखी जाए लगी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, एंड पीपल हु वर द फॉलोवर ऑफ मार्क्स, ठीक। दे हैव स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या है? मतलब कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ठीक। मार्क्स की बेसिक जो फिलॉसफी है वो क्या है, कन्फ्लिक्ट, ठीक। व्हाट ही सेज दैट देयर आर टू क्लासेस। एक जो है वो कौन सी क्लास है, बुर्जुआजी, ये बुर्जुआ क्लास है, ठीक। और दूसरा जो है वो क्या है, वर्किंग क्लास, ठीक। वर्किंग क्लास, अगर सोशियोलॉजिकल टर्म में जाएं तो ये लोग कौन है, प्रोलेटेरिएट्स, ठीक। ये बुर्जुआ जो है इसके पास क्या है, इसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और इसके पास क्या है, मीन्स ऑफ लेबर है, ठीक। तो वर्किंग क्लास जो है वो अपना लेबर बेचता है किसको, बुर्जुआसी को, और उसका जो लेबर है उससे जो सरप्लस वैल्यू निकलती है उसी से ये लोग क्या है, इसी में से कुछ लोग जो हैं वो बनते हैं क्या, कैपिटलिस्ट क्लास। तो मार्क्स का कहना है कि एक अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि उसने क्या किया है, गरीब से पैसे छीने, ठीक। तो ये मार्क्स की थ्योरी। तो वो कहता है कि इन दोनों, और एक दिन जिस दिन ये लोग जाग जाएंगे उस दिन ये लोग आंदोलन कर देंगे इनके खिलाफ, और जब आंदोलन कर देंगे तो ऑब्वियसली इनको मार के भगा देंगे और फिर सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका जो मार्क्स का जो पूरा का पूरा आइडियोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, दैट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, उसका बेस क्या है, इकोनॉमी। everyone is doing whatever he or she is doing is for economy। मैं पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, पैसे के लिए। तुम लोग पढ़ रहे हो किसके लिए, पैसे के लिए। तुम्हारे पापा नौकरी पे जा रहे हैं किसके लिए, पैसे के लिए। एवरीवन, मतलब मार्क्स के हिसाब से देखें तो आपकी शादी हो रही किसके लिए, दहेज के लिए, ठीक है। तो उसका पर्सपेक्टिव यही है, ठीक। देन मार्क्सिस्ट इसमें आए लोग ने कहा कि यार ये तो मतलब सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट दिखाता रहता है, एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ। यहाँ बट इंडिया में तो क्लास है ही नहीं ना, इंडिया में तो क्या है, कास्ट है। इंडिया में क्लास सिस्टम थोड़े फॉलो होता है, ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है क्लास। इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम। तो फिर नई सोच आ गई, चौथी थ्योरी आ गई, और चौथी जो अप्रोच है वो क्या है, सब ऑल्टर्न अप्रोच, सब ऑल्टर्न हिस्ट्री। इनके जो पहले प्रपाउंडर थे ही वाज रामचंद्र गुहा, आरसी गुहा, ठीक। ही हैज रिटन कि भाई हिस्ट्री में व्हाट वाज द रोल ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स कहाँ थे, इनका क्या योगदान था। दे हैव सेड दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द लीडर्स, भाई लोगों की हिस्ट्री है, लीडर्स की हिस्ट्री नहीं है, ठीक। इन्होंने कहा वेयर आर वुमेन, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राइबल्स। आपको नहीं लगता कि आज आप ये वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपका ज्यादातर फोकस किस पे होता है, इस वाली हिस्ट्री पे। अब कॉलोनियल हिस्ट्री के ऊपर फोकस कम हो गया है,
ठीक, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पे भी फोकस कम हो गया है. नाउ देयर इज अ फोकस ऑन नेशनलिस्ट अप्रोच एज वेल एज सबाल्टर्न अप्रोच. एंड इवन यूपीएससी जो है वो 60% क्वेश्चंस जो है वो यहीं से पूछ रहा है. बिकॉज नाउ वी बिलीव दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट लीडर्स एंड ऑल. इट इज अबाउट हिस्ट्री इज ऑफ पीपल, देयर आर्ट, देयर कल्चर, देयर लिविंग, ठीक, एंड हाउ दे हैव सर्वाइव्ड. ठीक, और जब ये 4 अप्रोच मैंने आपको बता दिए, ठीक, तो 4 अप्रोचेस को देखने के बाद हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना कि अब आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे ये एक ही जवाब मिलता है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. ठीक, उसको और डेवलप किया जाए तो उसमें मिलता है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट. कोई और ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो कह देगा सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. यही है ना, इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा. ठीक है, तो जो लास्ट वाली थी. लेकिन इसमें हम देखा जाए कि कोई हमसे पूछे कि हिस्ट्री, और ये 4 अप्रोचेस को देखने के बाद पूछा जाता है ना कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजेस. ठीक, स्टडी ऑफ चेंजेस. इट इज अबाउट द evolution and its developmental study. डेवलपमेंटल स्टडी कि हिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से चीज़ें डेवलप हुई, क्या ऐसा हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए, आर्यंस आ गए, और क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर जो है वो सबसे बड़ा एम्पायर बन गया. सारे महाजनपद में से क्या हुआ कि मगध महाजनपद जो था वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश हो गया. वो चेंजेस पढ़ना जो है वो क्या है, हमारा हिस्ट्री है. और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कितने अप्रोचेस हैं, 4. कॉलोनियल, नेशनलिस्टिक अप्रोच, देन आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच, और आपका चौथा सबाल्टर्न अप्रोच. ठीक है, तो अभी एक राइटर चल रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय, उनकी बुक आती है, ही इज़ अ सबाल्टर्न राइटर. B.R. अम्बेडकर इज़ अ सबाल्टर्न राइटर. ठीक, और आपके बाकी जितने लाला लाजपत राय ये सब लोग जो हैं ये कौन से राइटर हैं, ये नेशनलिस्ट राइटर हैं. इवन गांधी इज ऑल्सो नेशनलिस्ट राइटर. ठीक, उसके पहले जो आपके विलियम थे, जेम्स मिल थे, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी जो थी, उसके पहले जो लिखा जाता वो सब क्या था, कॉलोनियल अप्रोच. इवन ऐसा बोला नहीं चाहिए, जो पहले की किताबें हैं वो कॉलोनियल हिस्ट्री ही है एक तरीके से. अब उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा बदला जा रहा है. ठीक है, तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द चेंजेस एंड एवोल्यूशन एंड इट्स डेवलपमेंटल स्टडी. ठीक, तो उसमें ये फैक्चुअल चीज़ें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है. ठीक, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे हैरान परेशान हो गया, 2 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, एंशिएंट मेडिवल खत्म हो गया, सर लड़ाई कब होगी. तो सिर्फ लड़ाई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो बहुत छोटा सा मुद्दा है. ठीक, लड़ाई के पहले की चीज़ें, लड़ाई के बाद की चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और वही कॉन्सेप्ट है कि उस लड़ाई क्यों हुई, और लड़ाई जब हो गई तो उससे सीखा क्या हमने, उससे चेंजेस क्या डेवलप, ये है हिस्ट्री. ठीक, बाकी तो जो है वो तो फिर छोटे मोटे लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले नहीं पढ़ते, है ना, कि लूसेंट ले को रट डालो, ये सब काम यहाँ नहीं है. ठीक, दिस इज यूपीएससी. ठीक, और आपको जब तक आपकी आइडियोलॉजी थिंकिंग नहीं बनेगी तो आप कैसे गवर्न करोगे भाई किसी एक डिस्ट्रिक्ट को. एक दिन ऐसा आएगा सेक्रेटरी बन जाओगे, पूरा देश तुम्हारे हाथ में होगा, कैसे गवर्न करोगे. और आपको चारों अप्रोचेस पढ़नी जरूरी हैं. अगर चारों में से किसी एक अप्रोच के आप फॉलोअर बन गए तब तो देश का तो खतरनाक बेड़ा गर्क हो जाएगा, है कि नहीं. अगर आप कॉलोनियल माइंडसेट के निकल गए तो बाकी 3 सेक्टर जो हैं वो कहाँ जाएंगे. तो आपको सब पढ़ना पड़ता है, और तभी कहते हैं कि एवोल्यूशन एंड इट्स डेवलपमेंटल स्टडी इन अ बैलेंस्ड मैनर. ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 अप्रोचेस नहीं बताई जाती हैं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चारों अप्रोचेस बताई जाती हैं. क्या सही है, क्योंकि आपको समझ में तो तभी आएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, जब आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे. एक ही ऑप्शन है आपके पास, वही सही है वही गलत है कि नहीं.
तो आजकल देखिए, इसीलिए लोग आजकल शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत है। ठीक है, पहले क्या होता था, ढूंढ ढांड के लिया यही है, अब अच्छा भी यही है, बुरा भी यही है, जो है वो यही है। लेकिन अब क्या है कि अब आपके पास 4 4 5 5 लोग हैं, तो आप सबको देखेंगे पहले किसमें क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसके बाद मेरे लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, तब आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो हिस्ट्री ये है, उसको ये मान के मत चलिएगा कि फैक्चुअल स्टडी करेंगे हम लोग, ये करेंगे वो करेंगे तो ही वही हिस्ट्री है। ठीक, हिस्ट्री इज अबाउट स्टडी ऑफ चेंजेस, एवोल्यूशन एंड इट्स डेवलपमेंट, स्टडी इन अ बैलेंस मैनर। 4 के 4 अप्रोचेस, पढ़ना वही है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट उसको एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना है। ठीक, तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं आज, ठीक है, अभी आपको छोड़ दे रहा हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट में, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना वैसे भी नहीं है, आज पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक, पहले आप जाइए, विचार करिए, सोचिए समझिए, उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। जब शुरू करेंगे तो एंशिएंट से शुरू। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कई बार आपको लगता है ना, ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में एक सेक्शन होता है मैपिंग। इस बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जाइए, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड है ना, लोकेशंस वाइज। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो इसमें मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पहली जो स्टार्टिंग होगी उसमें हम लोग मैपिंग भी करेंगे, तो वर्ल्ड के लिए, खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ कौन सी साइट्स हैं। जैसे 2023 जो था, उसमें आप देखेंगे कि 2023 के जो पहला पेपर 1 जो था, उसका पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, इट वाज मैपिंग बेस्ड। ठीक है, आप छोटे छोटे आपको लोकेशंस दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नेट चल रहा है ना? कहाँ गया? अच्छा, ऊपर है क्या? हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फॉरेस्ट सर्विस है, इसमें हिस्ट्री देखना। ठीक है, ठीक है, ये पेपर है आपका, दिख रहा है ना सबको पीछे? ठीक, इसमें सेक्शन में जाएंगे आप। ठीक, एक देखो, पेपर में क्या होता है, पेपर 1 250 मार्क्स का होता है आपका, इसमें लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जिसमें से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जो होता है वो कंपलसरी होता है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं कोई एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, तीनों आपको आंसर करने होते हैं। ठीक, तो आप गए सेक्शन ए में। ठीक, सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस मार्क्ड ऑन द मैप सप्लाइड टू यू, आपको मैप मिलेगा, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अबाउट 30 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ देम। ठीक, क्या है, न्यूलिथिक साइट पहला। ठीक, फिर साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर कहाँ पे मिला है, होड ऑफ गुप्ता कॉइन्स, botanical remains, Harappan site with mud brick platform, Mauryan reservoir site, capital of Maitreya dynasty, डॉकयार्ड्स कहाँ पे मिलते थे, उसके बाद रॉक शेल्टर, स्टोन एक्स फैक्ट्री कहाँ पे थी। ठीक है, सातवाहन के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो कहाँ पे मिले हैं आपको। ठीक, बुद्धिस्ट स्तूप, मेसोलिथिक साइट, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप, और नीचे आपको मैप भी दिया हुआ है और उस पर मार्किंग भी की गई है। ठीक, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, और ऊपर 1 2 3 सब लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक, अब अगर दूसरे क्वेश्चन पे आए, ठीक है, अब देखिए फैक्चुअल, मैं अब बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कहाँ फैक्चुअल है,
कोई फैक्ट नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलिथिक एज रिप्रेजेंट अ रेवोल्यूशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिन। ठीक, कहाँ फैक्ट्स है? ऐसा फैक्ट्स है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, अगर इसको हम लोग देखें, इसके अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन के लिए, ठीक, मैं आपको बताऊं तो न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था, आप देखेंगे कि सरप्लस फूड, ठीक, सरप्लस फूड वाज देयर। ठीक, ड्यू टू सरप्लस फूड आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज एंड ऑल ये सब डेवलप होता है। ठीक, एक अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक, अर्बनाइजेशन हैज बीन डेवलप्ड। ठीक, और अर्बनाइजेशन जब डेवलप हो जाता है तो चलते चलते ये क्या होता है कि अपने ये ब्रॉड फेस में पहुंचता है। इट रीच्ड इट्स जेनिथ, ये टॉप मोस्ट लेवल। ठीक, ब्रॉड अर्बनाइजेशन, और इसी सरप्लस एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। इसी ब्रॉड अर्बनाइजेशन में क्या होता है, थोड़े सालों बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक, डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसमें क्या लिख सकते थे आप, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक, सरप्लस फूड, ये है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ये ट्रेंड है हमारा, इसका एनालिसिस करना था आपको। अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन होता है इसी को तो हम क्या कहते हैं, अर्ली फेज ऑफ हड़प्पा, अर्ली फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही तो है ना, 3200 बीसी। और न्यूलिथिक कब था, 7000 बीपी, बिफोर प्रेजेंट। यहाँ से इस सरप्लस फूड के लिए आगे चलते 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 एक रेवोल्यूशन आता है जहाँ से अर्बनाइजेशन पे हम पहुँचते हैं। और जब अर्बनाइजेशन हो जाता है और उसी का ब्रॉड फॉर्म पे हम लोग पहुँचते हैं, यही टाइम पीरियड जो है इसी को तो हम क्या कहते हैं, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, और धीरे धीरे क्या है कि यही अर्बनाइजेशन डिक्लाइन कर जाता है। जब डिक्लाइन कर जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। तो ऑप्शन में ना आपको फैक्ट्स नहीं, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। हाउ डेवलपमेंट हैज हैपेंड, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, किसकी वजह से क्या हुआ, अगर ये डेवलप हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीजन कहीं और है। वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग और अदर थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, ये है आपका एनालिसिस। ठीक है, और क्वेश्चंस पे करें तो अब देखेंगे, इन दिस सरस्वती कल्चरल जोन एग्जिबिट बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी डिस्कस। कोई फैक्ट्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, प्योर अंडरस्टैंडिंग कि होमोजेनिटी भी है, मतलब एक सा कल्चर फॉलो हो रहा है, और डाइवर्स कल्चर्स भी हैं कई सारे। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर हेल्प टू डिटरमाइन द आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक, अब ये देखिए, ये फैक्ट्स नहीं है, ये जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन कल्चर पूरा पढ़ लेंगे तब आप इस आंसर को लिख पाएंगे, लेकिन फैक्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन 3 था उसमें देखिए, हाउ फार संगम लिटरेचर एक्ट एज अ विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया, ये तो मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, देन एनालाइज द कंटूर्स ऑफ इंपीरियल आइडियोलॉजी एज एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। इसमें आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं, अर्थशास्त्र, क्या लिखा है अर्थशास्त्र में, किस तरीके की आइडियोलॉजी एग्जिबिट की गई है। इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द गुप्ता पीरियड एज कंपेयर टू प्री गुप्ता एरा। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के मैंने बच्चों को बता दिया था कि आपको क्या करना पड़ सकता है, कंपेयर करना पड़ सकता है कि यहाँ सोसाइटी कैसी थी, वहाँ सोसाइटी कैसी थी। ये मेंस का, ये ऑप्शन का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री ठीक से पढ़ी तो ही आप लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे। और अगर ऑप्शन नहीं भी पढ़ा तो भी ठीक। एनालाइज टेनेट्स, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक, हाउ फार टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलास बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोस एज कंपेयर टू अर्ली साउथ इंडियन। बताना है क्या चेंजेस हुए, किसकी वजह से चोलास इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स बना पाए, एवोल्यूशन पढ़ना आपको। देन सेक्शन बी जाएंगे तो इसमें आप आ जाएंगे किसमें, मेडिवल इंडिया में। ठीक, मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस, एग्जामिन द डिफेक्ट्स इन अल्बरूनी असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अल्बरूनी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्या क्या कमियां थी वो बतानी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सूफिक लिटरेचर, व्हाट फैक्टर्स डू यू एट्रीब्यूट फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये तो आप मेड्यूल में ही पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन क्यों हो गया। ठीक, सो ये दिखाने का मतलब ये था मेरा कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि बहुत टफ है,
अगर हिस्ट्री ले लिया तो भूल जाओ, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना है और आपको अच्छे से लिखना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल। हिस्ट्री का ऑप्शनल का पेपर कभी भी इतना टफ नहीं आता है। इट इज़ वेरी रिलेटेबल, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, ठीक। और इतना जो वास्टनेस है वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज हिस्ट्री ऑप्शनल का क्या है, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो किसी को नहीं पता होगा वो आपको पता होगा, भाई कौन सी चीज़ें क्यों होती हैं, आज भी जो प्रैक्टिस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यू विल नो एंड यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम कि भाई मेरे को पता है, बाकी किसी को पता हो चाहे ना पता हो, क्योंकि बाकी सब एक पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब यू आर स्टडिंग द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक। सो दिस इज द एडवांटेज, ठीक। बाकी जो और क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। PYQ और NCERTs आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। बट ये मत सोचिएगा कि यहाँ आएंगे तो फैक्ट्स रटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज़ नॉट देयर, ठीक। वो सब्जेक्ट, वो वाली चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ऑप्शनल में बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप नॉलेज के भूखे हैं, ठीक है, आप नई नई चीज़ों को और जो चीज़ें हैं उनके सही तरीके को जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी अगर बाद में देखा जाए तो भाई और सबसे बड़ा एडवांटेज मैं हूँ ना, सब हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। भाई बोर तो अपन होंगे ही नहीं, ठीक। क्लासेस चलती रहेंगी, मज़ा आएगा, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं अपने को, और जल्दीबाजी अपने को है नहीं, ठीक। आराम से 5-6 महीने पढ़ेंगे, ठीक। तुम लोग को मेरा सानिध्य मिलेगा, ठीक, मुझे तुम्हारा सानिध्य मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। तब तक मेरे बाल भी बड़े हो जाएंगे। चलिए इतना सब कुछ मैंने बोल दिया, पिछले पता नहीं कितने टाइम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक। अब आपके मन में अगर कोई सवाल हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक। अब मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, बहुत डिफरेंस है, इतना तो बता दिया। जैसे मान लीजिए जो भी सिलेबस मैंने बताया, अगर ऑप्शनल का सिलेबस 100% है ना, तो हम GS में जो है वो सिर्फ 40 to 50% पढ़ते हैं, 50% GS में कवर नहीं होता, जो कि ऑप्शनल का सिलेबस बन जाता है। टॉपिक्स वही हैं बट वहाँ कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि GS का स्कोप जो है बहुत लिमिटेड है। व्हेन यू विल स्टडी ऑप्शनल हिस्ट्री तो उसमें क्या है, जैसे आप इस्लामिक इन्वेजन पढ़ रहे हैं, घुरी आया, तो घुरी का बैकग्राउंड भी पढ़ा जाएगा कि भाई कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या था, इस्लाम किस तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है। ओरिजिनेशन इस्लाम का, इस्लाम के टेनेट्स, इस्लाम के प्रिंसिपल, कि भाई इन लोग का जो सोच था वो सोच डेवलप कैसे हुआ है, वो सब वहाँ पे पढ़ेंगे। ये सब आपको GS में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये और किसके बेसिस पे? हाँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन है तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा व्हाट इज हिस्ट्री। ऑप्शनल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपको क्या है कि क्योंकि आप सब कुछ आपने लिखा होता है, ठीक। ऑब्वियसली अगर आप जाते हैं तो एटलीस्ट बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे ऑप्शनल से, ठीक। मॉडर्न टाइम्स में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ना पूछा जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता इंटरव्यूज में, ठीक। और अगर आपका ऑप्शनल है तब तो आपसे और चीज़ें पूछी जाएंगी, थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन? पॉलिटी कैसे हेल्प करती है IAS ऑफिसर को? और हिस्ट्री हेल्प करेगी पॉलिटी कैसे बनी है, समाज कैसे बना है, समाज में जो कास्ट सिस्टम है, जो लोगों की प्रॉब्लम है वो कैसे डेवलप हुई है। रूल्स तो पॉलिटी बताती है कि ये रूल है इनके लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों हुई वो कौन बताएगा, हिस्ट्री बताएगी। प्रॉब्लम होने के बाद ये जो डिविजन्स हुए हैं ये क्यों हुए, ये हिस्ट्री बताएगा। तो ये रेलेवेंस है उसका, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन नहीं? तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस आई थिंक वो उसका इन्फॉर्मेशन कब से बिगिन होंगी, आई थिंक जल्द ही बिगिन होंगी क्लासेस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, बाहर कोई ना कोई होगा उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे से ही पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं भी पूछ के बता दूंगा ठीक है। बट डेफिनेटली विल स्टार्ट वेरी सून। तो आप मन बना लीजिए, देख लीजिए, अपने आप को जांच परख लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल के सारे पहलू देख लीजिए, उसके बाद चूज़ करिए, ठीक। और अगर आप चूज़ कर लेते हैं, बैच बनता है, वो सब होता है, तो डेफिनेटली आई विल टीच यू एंड इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। कि इसमें एक मासूम से लोगों को आराम आराम से, धीरे धीरे से, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक। ये कभी नहीं होगा कि अरे तुमको ये नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि पता है नहीं मालूम है ठीक है। चलिए, थैंक यू। बाकी जीएस में तो हिस्ट्री में हम मिलेंगे ही मिलेंगे वेरी सून, बहुत जल्द, मेडिवल इंडिया के साथ, ठीक है।